सो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हमें पता चला था कि वो एक सेपरेट लीगल अकाउंटिंग एंटिटी है और वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती है, ना कि अपने प्रॉफिट के लिए। देन वो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इसको भी अपना एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ता है एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ दिस कंपनीज एक्ट 2013। नाउ ये जो शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, इसके अंदर ये भी अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इक्वल होती है। देन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज दिस एनपीओ, दे प्रिपेयर बैलेंस शीट्स। सो हमने इनके बीच में डिफरेंस भी देखा था कि अगर एनपीओज में प्रॉफिट होता है, वैसे प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट नहीं होता है, बट अगर उनका जो भी उनको अमाउंट मिला है या जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है या किसी ने डोनेट करा है, तो उसमें से जो भी पैसा बचता है उसे हम बोलते हैं सरप्लस। अगर वो कम पड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट। नाउ अब हम देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट। ये एनपीओ ही चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट, summary of bank and cash transactions like the cash book। so ये receipt and payment similar हमारे जो cash account था ना, जो हम business में कर रहे थे, उसी की तरह है। और यहाँ पे हम जो भी cash related transactions होते हैं उन्हें record करते हैं। अगर कोई अमाउंट रिसीव हुआ है या जो भी रिसीट्स है एनपीओज की, तो उसे हम डेबिट करते हैं। और अगर कोई एक्सपेंसेस है या एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये जनरल रूल है, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा कि अगर एनपीओ में कोई अमाउंट आ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। अब जो भी एक्सपेंसेस हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हमने मॉडर्न अप्रोच करा था तो उसमें एक्सपेंसेस का देखा था कि अगर आपका एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। और अगर वो डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। आपको इनके डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखेंगे कि अगर वो एनपीओ है तो उसमें जो भी रिसीट हो रहा है, जो भी पैसे आ रहे हैं उसे हम डेबिट करते हैं, और जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उसे हम क्रेडिट करते हैं। देन अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का देखें तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम पहले करे थे। नाउ ये एक्रुअल बेसिस में प्रिपेयर होता है, ये भी हमने देखा था एक्रुअल बेसिस। इसमें वही आइटम्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो कि रेकरिंग नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं। मतलब इसमें हम जो बार बार डेली के खर्चे हैं उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हैं। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें आपने एक बार खरीदा एंड फिर आपको दोबारा उस पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लैंड खरीदी है तो वो एक ही बार आप खरीदते हैं। लेकिन ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये डेली नीड्स का है, डेली का कुछ कुछ रिक्वायरमेंट, तो वो आ जाता है हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम इसमें जो भी रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर है या इनकम है या रेवेन्यू है, उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, कि इसका एसेट कितना है, इसकी लायबिलिटी कितनी है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद प्रिपेयर होती है। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ये बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद हम लोग ये बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं। नाउ एनपीओ के लिए एक कैपिटल फंड क्रिएट होता है। कैपिटल फंड, जैसे हमने इससे पहले भी कुछ डेफिनेशंस देखे थे, तो इसमें फॉर्मूला क्या है? कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। नाउ कैपिटल फंड में क्या क्या आ जाता है? लेगेसीज, स्पेशल डोनेशन, इनहैंस्ड फीस, एटसेट्रा। अभी हम इन सब का डेफिनेशन देखेंगे कि कैपिटल फंड में क्या क्या आता है एनपीओज में। पहला है डोनेशन, किसी ने गिफ्ट दे दिया। इन कैश और काइंड, जो भी इनके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब डेली नीड्स के एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए अगर किसी ने कोई अमाउंट कैश में दिया है या काइंड में दिया है, वो आता है डोनेशन के अंदर। अब जो डोनेशन है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होता है जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब किसी ने डोनेट करा इस पर्पस के लिए कि ये जो एनपीओ है वो वहाँ के मतलब कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाएगी या कुछ भी, तो उसने स्पेसिफाई कर दिया इसका पर्पस कि मैं ये जो पैसे डोनेट कर रहा हूँ वो बस इसीलिए कर रहा हूँ कि ये किसी मतलब कुछ लोगों को खाना खिला दे, या फिर जो भी मतलब कुछ कैटेगरी के लिए स्पेशली कि ये चीज़ आप इनके बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। जनरल डोनेशन में ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं होता है, वो आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन में है रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे बिल्डिंग डोनेशन,
लाइब्रेरी बुक डोनेशन एटसेट्रा। ये सब मतलब किसी ने बिल्डिंग डोनेट कर दी या बुक्स डोनेट कर दी पढ़ने के लिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक डोनेशन। और इसको हम कहाँ शो करते हैं, जो भी हम लोग जर्नल्स प्रिपेयर करते हैं या फिर बैलेंस शीट की बात हो रही है, बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। सो ये जो भी स्पेसिफिक डोनेशन है, ये हम लोग एंट्री करते हैं इसकी लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट के। अब ये जो जनरल डोनेशन है, ये हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो रिसीव नहीं करते, इसको हम शो करते हैं क्रेडिट साइड में ऑफ दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो अगर हमारा स्पेसिफिक डोनेशन है तो हम उसकी एंट्री बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे करते हैं। अगर हमारा जनरल डोनेशन है तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं। नाउ अगर डोनर्स ने अपना कुछ स्पेसिफिक इंटेंशन डिक्लेयर कर दिया डोनेट करते वक्त, तो उसको हम एक स्पेशल फंड में डालते हैं, और अगर नहीं किया तो उसको हम कैपिटल फंड में डाल देते हैं। तो यही चीज़ है, अगर आपका स्पेसिफिक डोनेशन हो रहा है तो कहाँ जाएगा वो, स्पेशल फंड अकाउंट में, और अगर आपका जनरल डोनेशन हो रहा है तो वो आपका जाएगा कैपिटल फंड अकाउंट में। लेकिन अगर इन केस स्पेशल फंड अकाउंट में तो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जा रहा है, लेकिन किसी ने उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया किसी एसेट में, मतलब उस एनपीओ की एसेट में या कहीं और, देन उसको अलग से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है कि ये जो पैसे दिए गए थे मैंने इसको बिल्डिंग बनाने के लिए या इस पर्पस के लिए अलग से इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर कोई स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं है तो वो तो जनरल डोनेशन हो गया, तो हमारा जनरल डोनेशन जो अमाउंट है वो जाता है कैपिटल फंड अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस। तो पहला तो है डोनेशन, वहां से पैसे आते हैं इनको। नेक्स्ट इज एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस। ये जैसे किसी क्लब के मेंबर कोई जुड़ना चाहता है, किसी सोसाइटी का पार्ट बनना चाहता है, तो उनको पे करना पड़ता है। सो ये हर एक मेंबर इसके लिए पे करता है। नॉर्मली इन्हें बोला जाता है कैपिटल रिसीट, क्योंकि जैसे आप किसी भी सोसाइटी का पार्ट बनते हैं या किसी भी क्लब का पार्ट बनते हैं तो आप मेंबरशिप की एक फ़ी देते हैं, आप बार-बार नहीं देते हैं, तो वो रेकरिंग नेचर की नहीं है, इसलिए वो कैपिटल रिसीट में जाती है और फिर वो अमाउंट जाता है कैपिटल फंड में। और नो ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग वेयर टू स्पेंड, मतलब ये जो अमाउंट आप डाल रहे हैं इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि कहाँ खर्च करना है, मतलब ये स्पेसिफिक पर्पस का अमाउंट नहीं है। ये जो हमारा एंट्रेंस फीस है या एडमिशन फीस है, ये आप उस एनपीओ के लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं, मतलब जनरल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसलिए ये जो अमाउंट है ये जाता है कैपिटल फंड में। स्पेसिफिक फंड में नहीं जाता, ये जाता है कैपिटल फंड में। क्योंकि और मोस्टली ये सारी क्या है, कैपिटल रिसीट्स। मेंबरशिप के लिए आप एक बार फी देते हैं, इसलिए ये नॉन रेकरिंग है, इसलिए ये कैपिटल रिसीट है और जाता है कैपिटल फंड में। अगर अमाउंट बहुत ही कम है और वो खर्च जो एडमिशन में खर्चे लग रहे हैं उनमें स्पेंड हो रहा है, या फिर जो भी रूल्स बन रहे हैं सोसाइटी के उनमें खर्च हो रहा है, तो हम इसकी जो एंट्री है वो करेंगे इनकम ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये जो भी फीस है, जो भी फीस आ रही है भले ही कम है, उसको हम इनकम मानेंगे और जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको मानेंगे एक्सपेंसेस। तो ये जो अमाउंट है और उसकी जो एंट्री होगी वो होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में भी क्या है कि आपको टाइम टू टाइम किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद रेगुलर पे करना पड़ता है। जैसे आप अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के लिए वैलिड होता है, या फिर कभी कभी ऑफर पे चलता है तो मतलब कुछ पीरियड के लिए वैलिड होता है, फिर आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो सब्सक्रिप्शन ये जो है एनपीओ का इनकम है, आपको याद रखना है, जो भी सब्सक्रिप्शन है वो है एनपीओ का इनकम allocated over the period of their accrual. You have to pay at regular intervals, बस यही है इसमें। Subscription is the income for NPO. Then life membership, ये जो है फी है फॉर लाइफ मेंबरशिप, मतलब आपको अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एनपीओ इन सब का अगर मेंबरशिप चाहिए, किसी भी सोसाइटी या क्लब का मेंबरशिप चाहिए लाइफ टाइम, तो उसके लिए भी एक फ़ी होती है, ये भी नॉन रेकरिंग है, इसलिए ये है कैपिटल रिसीट, तो ये जाएगा कैपिटल फंड में। लेगेसी, अगर किसी की डेथ होती है और वो ऐसा लिख के जाता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो इस एनपीओ को डोनेट कर दी जाए या चला जाए, तो वहां से जो पैसा आता है उसे बोलते हैं हम लेगेसी। अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, और इसको हम एंट्री करते हैं लाइबिलिटीज, जो बैलेंस शीट है उसके लाइबिलिटी साइड पे एंट्री करते हैं। और ये जो अमाउंट है ये जाता है कैपिटल फंड में। अब ये अमाउंट कैपिटल फंड में क्यों जाता है, क्योंकि जो इंसान जिसकी डेथ हो गई है वो बार बार तो पे नहीं करेगा, बार बार तो अपना एक ही जो भी इसका जायदाद है या जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो बार बार नहीं देगा। ये नॉन रेकरिंग नेचर का है, इसलिए
इसमें जो भी अमाउंट आएगा वो कैपिटल रिसीट होगा और वो जाएगा कैपिटल फंड में। एंडाउमेंट फंड, फंड अराइजिंग फ्रॉम दिस बिक्वेस्ट और गिफ्ट, किसी ने गिफ्ट दिया, वहां से कुछ अमाउंट आया, जो भी इसका इनकम है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। कैपिटल रिसीट है ये, इसको हम शो करते हैं लाइबिलिटी साइड में, और ये स्पेसिफिक पर्पस फंड में जाता है। जो एंडाउमेंट फंड है वो किसी ने एज अ गिफ्ट या डोनेट करा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अब ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो ये जाता है स्पेसिफिक पर्पस फंड में, लेकिन ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, इसलिए ये है कैपिटल रिसीट, और इसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, मतलब अगर हमने जो भी पुराने न्यूज़पेपर्स या जो भी पीरियोडिकल, जो भी मैगजीन है उसकी सेल करी, वहां से अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट, आपने एसेट जो भी पुरानी बिल्डिंग्स थी उसको, मतलब अभी आप एनपीओ है उसको वो नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर गए या कुछ भी, और उन्होंने अपनी पुरानी बिल्डिंग या कोई भी प्रॉपर्टी बेची है, तो वो हो गया कैपिटल रिसीट, क्योंकि बार बार तो आप उसको नहीं बेचेंगे, एक ही बार बेचेंगे, कैपिटल रिसीट। और वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसकी एंट्री होती है, जो भी उसको बेचने से प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो आपकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होती है। देन ऑनरेरियम, ये पेड फॉर रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम पर्सन। अब देखो, जो किसी इंसान को बुलाया गया, मतलब किसी भी एक पर्सन को मान लो, और वो एनपीओ में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो जो मेंबर है, वो जो इंसान है वो एनपीओ का मेंबर नहीं है, तो उसको जो अमाउंट हम पे करते हैं उसकी सर्विसेज के लिए, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। पेड फॉर रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द एनपीओ। प्रेपरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट एंड कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस, मतलब जब एनपीओ है उसमें हम लोग बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसका जो भी सरप्लस आ रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले किसी भी एनपीओ का प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, ये होते हैं एसेट्स, ये आपको याद रखने हैं, ये दोनों चीज एनपीओ की एसेट होती है। लाइबिलिटीज क्या होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम, ये होती है लाइबिलिटीज। सरप्लस अमाउंट जो भी आता है, जैसे उसको कुछ फंड मिला और उसने एनपीओ ने अपने जो भी पर्पस के लिए फंड मिला था उस पे अमाउंट स्पेंड करने के बाद या उनके वेलफेयर के काम करने के बाद कुछ अमाउंट बच जाता है, तो उसको हम डालते हैं कैपिटल फंड के अंदर। इट्स एडेड टू द ओपनिंग कैपिटल फंड। डेफिसिट क्या है? अगर जो भी अमाउंट है कम पड़ गया तो उसने अगले साल में जो भी फंड है उसमें से डिडक्ट कर दिया, डिडक्टेड फ्रॉम द ओपनिंग कैपिटल फंड, सो वहां से डिडक्ट, इसे बोलते डेफिसिट। नाउ कैश एंड बैंक बैलेंस, इसको कहाँ पे शो करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे। जैसे मैंने बोला था ना कैश अकाउंट, सो ये जो भी कैश एंड बैंक बैलेंस है एनपीओ का, उसको हम शो करते हैं विद दिस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये जो भी कैश है या जो भी उसका बैंक बैलेंस है, जो भी उसने डिपॉजिट करा है अपने एनपीओ के लिए, वो तो उसका एसेट हो गया, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड पे शो करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, opening balance of fixed assets are increased by amount of purchases and reduced by the sales and depreciation. So जो भी fixed assets हैं, अगर आप कोई चीज़ें खरीद रहे हैं तो उसका एसेट इंक्रीज हो रहा है, और अगर आप उसके जो भी फिक्स्ड एसेट है उसके डेप्रिसिएशन को रिपेयर करने में अमाउंट लगा रहे हैं या कुछ सेल कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट, मतलब जो भी एसेट है उसको बेच रहे हैं या उसको जो डेप्रिशिएट हो गया था उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो अमाउंट आपका उसमें जा रहा है, तो उससे क्या होगा? आपका फिक्स्ड एसेट कम हो रहा है। और अगर आप और चीज़ें ला रहे हैं अपने एसेट में ऐड कर रहे हैं तो वो आपका जो फिक्स्ड एसेट है इंक्रीज हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट, जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, इससे पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे अगर कोई, ये जैसे सिंगल ओनर है या सोल प्रोप्राइटर है, ये तो अभी तक हम यही पढ़ रहे थे, ओनर और उसका बिजनेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ओनर है उसने किसी एजेंट को कुछ समय के लिए काम दे दिया, बट ये नहीं बोला कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप में आओ। उसने कुछ टास्क दिया उसको और उसके लिए उसके पेमेंट करी। ये भी हो सकता है कि दो बिजनेस पार्टनर्स एक दूसरे के साथ साथ में आ जाएं और पार्टनरशिप करके अपना कंपनी चलाएं। लेकिन अगर ऐसा हो कि दो दो बिजनेस पार्टनर्स या जो भी हैं ओनर्स, वो कुछ समय के लिए साथ आते हैं, डेट इज वो टेम्पररी पार्टनरशिप होती है,
और वो इस चीज़ पे अग्री होते हैं कि जितने भी टाइम के लिए हम लोग पार्टनर्स हैं, जो भी इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो हम बराबर में शेयर करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। सो जॉइंट वेंचर है वो एक तरीके से टेम्पररी पार्टनरशिप है। नाउ वही डेफिनेशन लिखा है, व्हेन सम पर्सन्स जॉइन हैंड्स टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक जॉब, किसी किसी एक जॉब को करने के लिए वो साथ आते हैं। जैसे अगर ए को कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है और उसके पास उतना फंड नहीं है, तो वो बी से बात करता है और दोनों मिलके कि हम दोनों मिल जाएंगे तो हम शायद इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाए, हम रोड का कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर पाए, फिर जो भी इसमें से प्रॉफिट या लॉस होगा हम आपस में शेयर कर लेंगे। सो जैसे ही रोड कंस्ट्रक्ट होती है या कोई भी बिल्डिंग की बात करते, तो कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है, उसके बाद ये अलग हो जाते हैं। सो ये कुछ समय के लिए रहता है। दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द जॉइंट वेंचर बिजनेस। जो भी जॉइंट वेंचर का बिजनेस है, इन दोनों का जो बिजनेस है, उसमें से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है आपस में शेयर करते हैं। पार्टनरशिप कुछ समय के लिए होता है और ये दोनों ए और बी को हम क्या बोलते हैं, को वेंचरर, जो कि कुछ समय के लिए साथ में आए हैं। फीचर्स क्या है, फॉर्म्ड बाय टू और मोर पर्सन्स, कोई भी स्पेसिफिक फर्म नेम नहीं यूज होता है इनके लिए, टेम्पररी नेचर का होता है और ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है जैसे ही इसका एम और ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी इसका अचीव है, टास्क कंप्लीट हो गया तो खत्म हो जाएगा, ये जो जॉइंट वेंचर है खत्म हो जाएगा। को वेंचर्स शेयर प्रॉफिट, ये हम देख चुके हैं। लेकिन अगर इन केस उन्होंने एग्रीमेंट ऐसा कोई नहीं था कि हाँ हम प्रॉफिट लॉस को कैसे शेयर करेंगे, तो वो बराबर में शेयर होगा। द को वेंचरर्स आर फ्री टू कंटिन्यू विद देयर ओन बिजनेस। ऐसा नहीं है कि जब ए और बी एक साथ आ गए तो उनका कोई पर्सनल बिजनेस है तो उसको रन नहीं कर सकते। दे कैन रन, दे आर फ्री टू कंटिन्यू विद देयर ओन बिजनेस, जब तक उनके अग्रीमेंट या फिर जैसे उन्होंने अग्रीमेंट करा ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको अपना बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो वो अपना बिजनेस जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जॉइंट वेंचर की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज ये सफिशिएंट रिसोर्सेज को साथ मिलाते हैं। जैसे ए के पास फंड कम था, बी आया, रिसोर्सेज बढ़े, तो दोनों ने काम करा। देन एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस को साथ मिलाते हैं, और जो भी रिस्क है, अकेले इन्वेस्ट करने में बहुत रिस्क है, तो वो रिस्क जो है उसको स्प्रेड करता है जिससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। नाउ अब हम देखेंगे अकाउंटिंग में कैसे इसको यूज करते हैं। एक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स पहले तो प्रिपेयर होता है फॉर दिस जॉइंट वेंचर, जिसमें से ये मैं आपको जल्दी में बता रही हूँ। जैसे 3 अकाउंट्स यहाँ पे ओपन होते हैं जॉइंट वेंचर में। एक है जॉइंट बैंक अकाउंट, एक है जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक है द पर्सनल अकाउंट ऑफ द ऑल द को वेंचर्स। सो ये 3 अकाउंट खुलते हैं जैसे ही जॉइंट वेंचर होता है। इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचरर, मतलब इन केस द बिजनेस इज नॉट वेरी लार्ज, मतलब बिजनेस उतना बड़ा नहीं है, और इसमें जो ए है वो बोलता है कि बी अपना बिजनेस का एंट्री कर रहा है, उसी में ये जॉइंट वेंचर का भी एंट्री कर दे, तो बी क्या करेगा, उसी अपने जो बिजनेस है उसी में एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर का, साथ में ए के ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करेगा। सो इन केस द बिजनेस इज नॉट वेरी लार्ज, ओनली वन ऑफ द वेंचर्स मे बी इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब सिर्फ बी को ये टास्क दिया गया कि रिकॉर्ड करो और ट्रांजेक्शन बनाओ अपने बुक में। अब इस केस में क्या होगा, जितने भी बाकी के को वेंचर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए, वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन इसमें शेयर करेंगे और उनका भी अकाउंट बी ओपन करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो वो प्रिपेयर कर रहा है। सो इस केस में 2 अकाउंट खुलते हैं, एक होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट ऑफ द अदर को वेंचरर्स। इन द बुक्स ऑफ ऑल द को वेंचरर्स, ये थर्ड केस है, जब सारे के सारे को वेंचरर्स आर वर्किंग एक्टिवली, सब के सब अपना एक अकाउंट खोलते हैं, इन दैट केस एक जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर होता है और सबका एक पर्सनल अकाउंट प्रिपेयर होता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, किसी भी एक को वेंचर ने कोई ट्रांजैक्शन करा तो उसको बाकी के को वेंचर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि फिर बाकी को वेंचर्स भी एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एंट्री कर रहे, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, sometimes each co-venturer records only such transactions that are directly concerned with him. For example, A ने क्या करा, सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा जो कि उससे रिलेटेड थी, उससे या जॉइंट वेंचर से रिलेटेड थी, उसको उसने रिकॉर्ड करा। सारे के सारे ट्रांजेक्शन को नहीं करा जिसमें बी इन्वॉल्व है, सिर्फ अपना किया। इसी वजह से एक मेमोरेंडम ऑफ दिस जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। अगर को वेंचरर अपना कंट्रीब्यूशन सेंड करते हैं इस जॉइंट वेंचर में, तो ये को वेंचरर्स ने क्या करा,
अपना अपना शेयर या कंट्रीब्यूशन सेंड करा जॉइंट वेंचर में, तो जॉइंट वेंचर के पास आया कैश, या फिर बोल सकते हैं एसेट इंक्रीज हुआ जॉइंट वेंचर का, तो उसको हम करेंगे डेबिट। और किसके अकाउंट से गया, किसका कैश कम हुआ, वो है को वेंचरर्स, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, को वेंचरर्स पर्सनल अकाउंट। When the goods are purchased for the joint venture, जॉइंट वेंचर के लिए कोई गुड्स परचेज हुई, तो गुड्स परचेज हुई, उसका एसेट इंक्रीज हुआ एक तरीके से, तो जॉइंट वेंचर का जो अकाउंट है उसको हम कर देंगे डेबिट। और ये परचेजिंग करी है को वेंचरर्स ने, तो ये अपना अमाउंट उन्होंने लगाया, जो भी जॉइंट वेंचर का बैंक अकाउंट है वहां से पैसे गए हैं, तो ये हो जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। When the goods are supplied by other co-venturers, अब जो भी co-venturers हैं उन्होंने गुड्स को अपने तरफ से सप्लाई करा इस जॉइंट वेंचर में, तो ये जो जॉइंट वेंचर का अकाउंट है उसको हम कर देंगे डेबिट। और को-वेंचरर का जो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल गुड्स को डाला है, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ये जो एंट्रीज हैं, आपको ये थोड़ी एंट्रीज है, इसको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये एंट्रीज, क्योंकि आपसे ये एज इट इज पूछी जाती है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। When some expenditure is incurred on account of the joint venture, अगर कुछ खर्च होता है जॉइंट वेंचर का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो जॉइंट वेंचर का अकाउंट है उसको हम करते हैं डेबिट, और जो कैश अकाउंट है उसको करते हैं क्रेडिट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मतलब इसको आप मॉडर्न अप्रोच करके भी याद कर सकते हैं, वैसे जनरली आप इसे एज इट इज याद करेंगे तो सही रहेगा। एक्सपेंसेस अगर हुए हैं, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो आपका डेबिट होता है। सो वही चीज, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सो इतना ही कर रहे हैं। अगर कोई एक दो टॉपिक अगर इसमें रह जाता है अकाउंटिंग में, तो आपको नोट्स जो प्रोवाइड करे गए हैं आप उन्हें रेफर करिए, और आप जैसे टेस्ट सीरीज सॉल्व करें तो उसे भी नोट डाउन करिए। सो इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, प्लीज गिव अ पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू।